नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज एक बार फिर से योगी की पुलिस यानी कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाल में आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में जिस तरीके की हिंसा हुई और राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी, तो उसी हत्या के जो आरोपी थे और उन आरोपियों में 2 लोग क्योंकि खास समुदाय के थे, तो आज उनका योगी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और एनकाउंटर के जो डिटेल्स आए हैं उसमें यह है कि उनके दोनों के पैरों में गोली मारी है। अभी उनका इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी जिनका नाम था सरफराज खान और मोहम्मद तालीम, ये नेपाल भागने की फिराक में थे और जिस समय उनके पास उन्होंने एक फायरिंग करने की कोशिश की पुलिस पर, उसमें काउंटर फायरिंग में पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी और इसके पहले जो आरोपी की जो बहन है, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि कल जब 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, तो जो उनकी बहन है आरोपी की, तो उसने ऑलरेडी ये शंका जताई थी कि हो सकता है कि क्योंकि इन लोगों का कोई अता-पता नहीं है, इनको थाने लेकर गए थे, हिरासत में रखा था, लेकिन उनके बारे में कोई अता-पता नहीं है, हो सकता है कि पुलिस इनका एनकाउंटर कर दे। और आज एनकाउंटर की खबर आने के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस बार-बार इस तरीके से एनकाउंटर क्यों कर रही है? क्या योगी आदित्यनाथ को कानूनी प्रक्रिया में विश्वास नहीं है या फिर वो ये चाहते हैं कि जो राज्य की अदालतें हैं वो बंद हो जाएं, अदालत की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में केवल और केवल योगी जी के प्रशासन में बुलडोजर चलता है और या तो एनकाउंटर होता है। अब इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब दुर्गा मूर्ति का जो विसर्जन था उस दौरान पत्थरबाजी हुई, उसके बाद रामगोपाल मिश्रा का जो एक वीडियो काफी वायरल हुआ कि वो एक छत पर खड़े होकर और एक हरे झंडे को हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान उनको गोली लगी और उनकी मौत हो गई। और उसके बाद और सब लोग ये खड़े सवाल पूछ रहे थे कि आखिर पुलिस कहाँ थी? पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी? पत्थरबाजी कैसे हुई? सवाल पुलिस पर है, सवाल प्रशासन पर है, लेकिन न्याय कैसे मिलता है? योगी की पुलिस न्याय देती है केवल और केवल एनकाउंटर करके। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, थॉट लीडर हैं। पांडे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। संजीव सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और अभी कुछ देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, तो उनसे भी इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। ओमकारेश्वर जी के पास आती हूँ सबसे पहले कि सर, योगी के प्रशासन में केवल और केवल ऐसा लगता है कि न्याय बुलडोजर चला के ही मिलता है और एनकाउंटर करके ही मिलता है। तो क्या कहेंगे इस पूरी प्रतिक्रिया पर? जिस तरीके से बार-बार एनकाउंटर हो रहे हैं, या तो बुलडोजर चलते हैं और या तो एनकाउंटर होता है। आखिर योगी की पुलिस क्या कर रही है? जी, ओंकारेश्वर जी। सर, आपको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है, बीच में कट गया था। अच्छा, हाँ। तो योगी की पुलिस आखिर कर क्या रही है? सवाल ये है सर कि योगी की पुलिस न्याय कैसे देती है? क्या केवल एनकाउंटर चलाकर और क्या केवल बुलडोज़र चलाकर? इस समय मनोज यादव जी भी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं ओंकारेश्वर जी के पास जाती हूँ, फिर आप दोनों के पास आऊँगी। जी, ओंकारेश्वर जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एनकाउंटर से पहले घटनाक्रम क्यों हुआ, इसको देखा जाना चाहिए। आप अपने प्रदेश में और अपने देश में जिस तरह का आप सामाजिक माहौल बना रहे हैं, तो जहाँ-जहाँ भी 2 समुदाय के लोग होंगे, वहाँ-वहाँ इस तरह के वैमनस्य की स्थिति पैदा होगी। आप त्योहार मनाने जा रहे हैं, तो जिसमें त्योहार की जो शालीनता होनी चाहिए, त्योहार का जो नियम पालन होना चाहिए, एक तो वह होना चाहिए। दूसरा, जब ये प्रोसेशन पुलिस की अनुमति से निकाला जा रहा था, तो ये पुलिस को देखना है कि उसने अनुमति या तो कैसे दी और दी तो सुरक्षा के क्या उपाय किए? क्या उसने ये देखा कि ये एक सेंसिटिव एरिया से गुजरेगा, इसमें दोनों तरफ के लोगों के बीच में टकराव भी हो सकता है, तो उसमें हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगर नहीं किए हैं, तो एक बहराइच नहीं, यहाँ तो हर बार कभी रामनवमी होगी, कभी दुर्गा पूजा होगा, कभी विसर्जन होगा, कभी कोई और चीज़ें होंगी। कोई भी ऐसी सिचुएशन में ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं। तो आप घटनाओं के जड़ में जाइए ना, लॉ एंड ऑर्डर का मसला एक अलग है। आपने शुरुआत से ही एनकाउंटर का एक ज़रिया बना रखा है कि हम मार-काट के ही लोगों को उनको एनकाउंटर करके ही लोगों को व्यवस्था में लाएँगे, कानून व्यवस्था का पालन करेंगे। सबने आपको कहा ठीक है भई आप अपने हिसाब से कर लीजिए।
आपने 12,000 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट को सवाल पूछना पड़ा है और इसके बावजूद राज्य में कानून की व्यवस्था स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, रोज़ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, इसका मतलब कि ये तो काम नहीं आया। इसके लिए कोई और उपाय करना पड़ेगा। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत जटिल होती है और ये राज्य का विषय है। पुलिस प्रशासन में और सुरक्षा में, जनता में आप किस तरह का सुरक्षा का भाव पैदा करना चाहते हैं? पुलिस को कितना आप अनुशासित करते हैं? कार्रवाइयों को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसी सेंसिटिव घटनाओं के समय आपका क्या आपकी तैयारी क्या होती है? आप उसको रोकने के क्या उपाय करते हैं? ये इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड में ही देखा जाना चाहिए। अब वो नेपाल भाग रहे थे, आपने गोली मारी, आपने उसके पाँव में गोली मारी, वो घायल हुए और लेके आए। इसके पहले भी देखा गया था कि कई बार जो है आपने सीधे भी गोली मारी है। उसमें भी कई बार ऐसी ऐसी घटनाएँ भी हुई जब आप सेलेक्टिव रूप से एनकाउंटर करते हुए नज़र आए, कि भई सर्टेन लोगों को ज़्यादा एनकाउंटर कर रहे हैं, कुछ लोगों का कम एनकाउंटर हो रहा है, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कानून व्यवस्था का पालन शासन के स्तर पर जब भी हो, वो न्यायपरक होना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो। जब आप सत्ता में बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, उसका शपथ लेके जब कार्य करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सभी वर्गों के लोगों को एक समान रूप से देखना होता है। सभी आप ही की प्रजा हैं, आप ही के जनतंत्र में आप ही के वो हैं, वोटर्स हैं, मतदाता हैं या आम नागरिक हैं। तो ये धर्म का पालन जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से ये घटनाएँ हो रही हैं, बीच-बीच में आती रहती हैं। अब आप जो जिन लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाया था, वो जीप चढ़ाया था किसानों पे, क्या उनके यहाँ बुलडोज़र चला था? बुलडोज़र भी आपने बहुत सारे चलाए और एक तरफ़ा तरीके से चलाया। क्या बीएचयू में जो घटना हुई थी और जो आईटी सेल के लड़के पकड़े गए थे, उनके घरों पे बुलडोज़र चल गया? तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं जहाँ आपने बुलडोज़र नहीं चलाया है, जहाँ चलाया था और अंत में आके सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं और करेंगे तो आपको सभी धर्मों के, सभी समाजों के, सभी समुदायों के लोगों को एक दृष्टि से देख के तब चलना पड़ेगा, तब ये कहा जाएगा कि ये कानून व्यवस्था का राज है, कानून का शासन है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है। अब मैं मनोज यादव जी के पास आती हूँ कि मनोज जी आज अखिलेश यादव ने भी एक कमेंट किया, उनका ट्वीट भी सब जगह वायरल हो रहा है, जहाँ पर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और योगी राज के प्रशासन पर। क्या कहेंगे कि ये एक पैटर्न बन गया है? क्या योगी जी को अब राज्य में अपने अदालत नहीं चाहिए? क्या उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अदालतों पर ताला लगा दीजिए, मेरी पुलिस सक्षम है लोगों को न्याय देने के लिए और हम इसी ठोक तंत्र के ज़रिए हम लोगों को न्याय देंगे? जी, मनोज जी। देखिए, मैं अदालतों को बंद करने की बात से पहले मैं कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ भारत को तालिबानी हुकूमत की तरह बनाना चाहते हैं। गोली मारी जाएगी और इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, जो व्यवस्था हमारे संवैधानिक ढांचे को बिल्कुल ना मुफ़ीद बैठती हो। तो योगी आदित्यनाथ न्याय व्यवस्था को तो खत्म करना ही चाहते हैं और कोई योगी आदित्यनाथ तो एक निमित्त मात्र है। मैं योगी आदित्यनाथ को इसमें नहीं जोड़ूँगा। ये आरएसएस की मानसिकता है। ये सामंतवाद और मनवाद की जो धारणा को लेके चलते हैं, ये उनकी मानसिकता है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में कानूनी रूप से कोई चीज़ हो। अगर अपराधी ने कानून किया है कानून को तोड़ा है, तो ये सरकार भी कानून को तोड़ेगी। उस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। जो आज का एनकाउंटर का वीडियो आया उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना, उसमें एक बात बड़ी हतप्रभ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। और रिकॉर्डिंग ये कराई गई है कि हम आए थे और हम भागने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद हमारे पैर पे गोली मारी गई। आप तीनों लोग हो और इसमें से किसी के साथ भी अगर ये घटना घट जाए और ये कहा जाए कि आपको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, तो हम आपकी टांग पे ही गोली मारेंगे और जो हम कहेंगे वो आप कह देना। तो व्यक्ति कह देगा, उसको ये लगेगा मेरी जान बच गई, भले सिर्फ पैर पे ही गोली लगी। तो ये जो नौटंकी कर रहा है उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो स्पष्ट रूप से जग जाहिर हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। और नौटंकी कैसी? जनता को गुमराह करने के लिए,
विपक्षी लोगों के सवालों को खत्म करने के लिए। नहीं, इस सरकार में इतनी कुवत है, इतना दम नहीं है कि ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर को सही से कर पाए, क्योंकि सरकार का पहले दिन का नीलू जी ये मानना है कि इनकाउंटर करके लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा, लोगों को मारने से लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा, ये उनका कॉन्सेप्ट था, यही उनकी पूरी सोच थी। क्या सही हो गया? क्या लगातार 7 सालों से इनकाउंटर हो रहा है, हर दिन हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, हर दिन तमाम तरीके के लूट हो रहे हैं, घटनाएं अपहरण की आ रही हैं, और बहुत बुरी बुरी तरीके से। आज ही मैं देख रहा था, मुजफ्फरनगर का एक वीडियो आया है, गन्ने के खेत में 5-7 साल के एक बच्चे को शायद ब्लेड से काट दिया गया। मरने वाला वो बच्चा भी हिंदू और मारने वाले भी हिंदू। अगर कहीं गलती से मारने वाले मुसलमान होते तो आप सोच रहे हैं कि अब तक पूरे भारत के मीडिया में क्या चल रहा होता कि एक मासूम की जान ले ली मुसलमानों ने। अब तक ये पूरी तरीके से डिबेट का हिस्सा होता, लेकिन उसको उस खबर को दबा दिया गया, उस खबर को बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कि 7 साल के बच्चे को ऐसे मार दिया गया। तो ये जो चीजें हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को तो नहीं सही कर पा रही है, कानूनी व्यवस्था को भी खत्म कर रही है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान इस बात से हूं कि इस देश की न्यायपालिका कर क्या रही है। एक सरकारें अगर छोटी सी भी गलती करती हैं तो तमाम सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेते हैं उन बातों का। और जो दंगा हुआ, जिस तरीके से दंगा हुआ और जो उसकी पूरी परिणति बनाई गई, उसका जो पूरा एक सिनेरियो खींचा गया, वो दंगा कराने के लिए खींचा गया। और आप अगर किसी धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं तो किसी के घर के सामने आप इस तरह की हरकत करेंगे, आप वहां पे पाकिस्तान का गाना बजाएंगे, चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, उपद्रव काटने की कोशिश करेंगे। एक पत्थर की बात आपने कह दिया कि पत्थर मारा गया, कहाँ है वो पत्थर? एक पत्थर किसी के अगर कहीं पे आ गया तो हो सकता है उस भीड़ का हिस्सा वो पत्थर रहा, हो सकता है भीड़ ने मारा हो, क्योंकि झगड़ा करना है। एक वीडियो मैंने ट्वीट किया था, आपने देखा होगा, या लोगों ने कई लोगों ने, कि बाराबंकी की घटना है, मस्जिद के सामने यात्रा निकल रही है इसी दुर्गा पूजा की और विसर्जन की, और गाली वाले गाने बजाए जा रहे हैं, गाली, माँ की गाली उस गाने में बज रही है। तो क्या पुलिस प्रशासन सुन रहा है? क्या देख रहा है? अंधा है, बहरा है, लूला लगड़ा हो गया है पुलिस प्रशासन, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता क्या? या मान लीजिए किसी ने हरकत की तो आपने बस FIR कर दी, बस हो गया काम। आपने कोई कठिन और कठोर मैसेज नहीं दिया। और दंगा कराने के बाद आपने जिस तरीके से लोगों को दंगाई बना दिया, फिर आप उन पे मुकदमा लगा के, जो लोग लाठी डंडा और आगजनी करते हैं उनके ऊपर मुकदमा लगा के उनको जेल भेजते हो। यानी कि आप नौजवानों को भविष्य बर्बाद कर रहे हो, नौकरी दे नहीं पा रहे हो, और उल्टे दंगाई बना के इसके बाद उनको जेल में ठूस दो, उनके घर वाले परेशान हो, तबाह हो। तो योगी आदित्यनाथ ने जो ये पूरा सिस्टम उत्तर प्रदेश में चला रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को बर्बाद करने के लिए, पूरी तरीके से तबाह करने के लिए चला रखा है, क्योंकि इनका कोई सरोकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में खुशहाली आए, लोग खुश रहे। कोई मुख्यमंत्री आपको इस तरह आज तक पूरे देश में मिला क्या? इतना बड़ा पैनल है, आप बताइए, कोई कह दे कि ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा हो जो इतनी नफरत भरी भाषा बोलता हो, जो इस तरह के सदन में शब्दों का प्रयोग करता हो, जो अच्छे अच्छे नेता मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, रैलियों में नहीं बोल सकते, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग योगी आदित्यनाथ करते हैं, और हिंदू युवा सम्राट बने बैठे हैं कि बहुत बड़े हिंदू सम्राट हैं, लोगों की रक्षा का। मैं कह रहा हूं, वो 50 लोगों को आपको जेल भेजना पड़ रहा है, आपने क्या किया? क्या उनको बचा पाओगे? आप उनको छुड़ा पाओगे? अब उनके घर वाले तबाह परेशान होंगे। तो ये सिर्फ दंगाइयों को समर्थन देके और दंगाइयों को साथ छोड़ देने वाली सरकार है, और जिस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, अब मैं संजीव जी के पास आती हूँ कि संजीव जी क्या कहेंगे यूपी की पुलिस पर, योगी के जो पूरे प्रशासन, उसके इंटेंशंस पर? आखिर क्यों कर रहे हैं? लगातार इस तरीके का एक पैटर्न बनता चला आ रहा है, बुलडोजर, कहीं मंगेश यादव का एनकाउंटर, आए दिन एनकाउंटर तो रोज ऑलमोस्ट एक डेली रूटीन सा बन गया है, इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है कि ऐसा लगता है कि न्याय देने का तरीका यही बन गया है। क्या इसके पीछे की मंशा क्या लगती है, कि योगी आदित्यनाथ की मंशा क्या है और वो उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? नेहरू जी, 4 जून को जब रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है
उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खासकर, क्योंकि 4 जून को आपने देखा कि इंडिया गठबंधन ने जो आशातीत हार भारतीय जनता पार्टी की कराई, जहां आपने देखा कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक माहौल था, एक एडीआर की रिपोर्ट थी कि 39% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को 32%। बात इतनी होती है कि अयोध्या से लेके हार और अभी वर्तमान में वैष्णो देवी तक की जो हार हुई है, आरएसएस बौखला गया है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में उसको कभी 80 में 80 या 80 में 70 सीटें दिख रही थी, उस उत्तर प्रदेश की जनता ने अब तक भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं किया है। और योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अंदरूनी जो लड़ाई है दिल्ली और लखनऊ की अपनी जगह है, योगी आदित्यनाथ फिर अपने उसी पुराने चरित्र पे आ चुके हैं जो मुख्यमंत्री होने के पहले हुआ करते थे। अब बहराइच की घटना पे आते हैं। एक घटना नहीं हुई है, बहराइच की घटना हुई है, कल देवरिया की हुई है, कुछ दिन पहले डुमरियागंज में समाजवादी पार्टी की विधायक, जहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने नवरात्रि के नवमी के दिन फल वितरण का प्रोग्राम रखा था, और वहां पे चूंकि माइनॉरिटी की विधायक है सम खातून करके, वो वहां पहुंची है, और उसके बाद पता चला कि वहां पे ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग वहां पे उपद्रव मचाए, वहां पे उनको भगाया। तो कहने का मतलब है कि जो बाराबंकी की घटना है, इसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले कि जो दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन की बात आई, जिस महाराजगंज बाजार से वो यात्रा निकल रही थी, सवाल यहां उत्तर प्रदेश की सरकार क्या बताएगी कि मस्जिद के सामने उनको रुकने का परमिशन किसने दिया, मस्जिद के सामने वो कौन से गाने बज रहे थे, किस गाने पे लोगों ने कहा इसको रोका जाए। और दूसरी तरफ जब घटना एक शाम को हो जाती नीलू जी, तो रात 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोन, ये अखबारों में है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जाए, वो नहीं होता है। दूसरे दिन जो राम गोपाल मिश्रा की जो गोली मार करके, अब तो जो पुलिस की रिपोर्ट आई है, हत्या होती है, उसके बाद पता चलता है कि करीब करीब 20 से 25 हजार की भीड़ पूरी तरह से मुसलमानों को केंद्रित करके जहां देखा वहां मारा दौड़ा करके। पुलिस क्या कर रही थी? 200 किलोमीटर की दूरी पे बाराबंकी है, पूरे आला अधिकारी पहुंचते हैं, क्या इसका इंतजार किया जा रहा था? या योगी आदित्यनाथ का 10:30 बजे रात का मैसेज क्या था? ये एग्जैक्टली वही है जिस तरह का गुजरात मॉडल 2014 में नरेंद्र मोदी जी बनारस से उत्तर प्रदेश से शुरुआत किए थे। आज वो गुजरात मॉडल पूरे देश में दिख रहा है, ये गोधरा मॉडल है। और बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जावेद अख्तर साहब की जो 2 लाइन है, मैं पूरे समाज को कहना चाहता हूं, पूरे देश को, कि धुआं जो कुछ घरों से उठा है न पूरे शहर पर छा जाए तो कहना। आज यही हो रहा है पूरे देश में, जिस तरह का नफरत का माहौल, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि वो बेरोजगारी से लेके महंगाई से लेके किसान मुद्दे पे असफल है। और ईवीएम जैसा हथियार, मैं बार बार कहूंगा कि हम चुनाव हारे या जीते, लेकिन ईवीएम जैसा हथियार जिसका जवाब आज तक भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग नहीं दे पाती है। अब यही एक मुद्दा रह गया है। और इसका सबसे खतरनाक चीज ये है कि आज जो इनकाउंटर की बात कही गई, वीडियो चला दिया जा रहा है और इनकाउंटर किया जा रहा है, ये तो मतलब पूरी हास्यास्पद चीजें दिख रही हैं। और कहीं न कहीं एक चीज मान के चलिए नीलू जी, कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जो चरित्र है मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले, वो चीजें अब सामने आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं, पूरे देश में करीब करीब 47 सीटों पे उपचुनाव है। महाराष्ट्र में भी मैसेज जा रहा है, आपके झारखंड में मैसेज जा रहा है, और इसके पीछे आरएसएस के लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था रामनवमी के दिन, कटोगे बटोगे एकजुट हो जाना चाहिए। मैं तो संघियों से पूछता हूं, अगर आपके चैनल को देख रहे हो, कि भैया ये बताओ 1200 साल तक हिंदुस्तान में मुगलों ने, तुर्कों ने, अंग्रेजों ने यहां पे राज किया, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। हमारे देश के लाखों गरीब गुरबे, जिसमें हिंदू ही है मैक्सिमम, वो गल्फ कंट्रीज में जाकर के अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। उस गल्फ कंट्री में वो हिंदू खतरे में नहीं है। लेकिन ये 10 साल से
ये देश में है, इनके रहते हिंदू खतरे में है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तौर से पूरे उत्तर प्रदेश को ये जलाने की सियासत है। और योगी आदित्यनाथ का चरित्र और राजनीतिक चरित्र जो है, जो संघ के भीतर है, वो दांव पे लगा हुआ है। जो 9 सीटें हो रही हैं, और चुनाव आयोग को भी मैं लगे हाथ कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके इस डिबेट से थोड़ा अलग होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर मिल्कीपुर जैसी सीट को चुनाव आयोग कहता है कि साहब वो न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो इरफान सोलंकी का मामला क्या है, वो न्यायालय से क्या शीशा मऊ सीट क्या फाइनल हो गई क्या? तो पूरी तौर से क्योंकि अयोध्या से डरे हुए हैं, और इसलिए योगी आदित्यनाथ पूरी तौर पे पुलिस की बात कहना चाहता हूं। कौन सी पुलिसिंग हो रही है? फर्जी इनकाउंटर्स की जो बातें हुई, अरे आप न्यायिक अभिरक्षा में, मैं किसी अतीक अहमद का मैं नाम लेके कह रहा हूं, समर्थक नहीं, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में एक पूर्व सांसद की हत्या होती है। जिस पुलिस को उन अपराधियों को तुरंत इनकाउंटर करना चाहिए, पता चलता है कि वो पुलिस उनको लेकर के फोटो खिंचाती है। उस पुलिस को पता चलता है कि ये बताया जाता है वो वहां पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं वो मारने वाले। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मंगेश यादव की बात करूं, चाहे अनुज सिंह की बात करूं, तो ये जो इनकाउंटर का चलन चलाया है, और इनकाउंटर इतने नहीं, लगभग 13,000 नीलू जी इनकाउंटर 7 साल में हुए हैं। अगर उनकी गणना करूंगा तो प्रतिदिन करीब 5 से 6 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। क्या मिला इससे? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला मुख्यमंत्री बता सकता है? मेरठ जैसे शहर में हजारों इनकाउंटर किए गए। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बौखलाया हुआ है, क्योंकि इनके पास राहुल गांधी जी की जाति जनगणना और अखिलेश यादव जी के पीडीए की काट नहीं दिख रही है। इस वजह से ये कथित रूप से हिंदू एकता का जो बल देने के लिए ये यही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सही बात कहा कि अभी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की घटना है, इनको किसी भी घटना में मुसलमान दिखना चाहिए। जिस सदन में मुख्यमंत्री खड़ा होकर के ये कहता है कि उसके बंगले के बगल में कुछ अवांछनीय तत्व एक भाई बहन को छेड़ते हैं, आपने देखा होगा सत्र चल रहा था, 17 लोग उसमें नाम आया। उत्तर प्रदेश की पुलिस लखनऊ में किस तरह से विफल रही कि वहां पे मुख्यमंत्री सदन में कहता है कि एक यादव पकड़ा गया और एक फलाना मुसलमान पकड़ा गया, और इनके लोग कहते हैं कि साहब सद्भावना ट्रेन चलाओ। सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। अरे पकड़े तो गए थे, उसमें सिंह साहब भी थे, तिवारी जी भी थे, साहू जी भी थे। मैं इसलिए नाम ले रहा हूं नीलू जी कि किसी भी संवैधानिक पद पे, वो भी मुख्यमंत्री, जो जिस संविधान की शपथ लेकर के बैठता है, जहां कहा जाता है कि साहब भाषा, लिंग, धर्म, जात से आप ऊपर उठ करके बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसने पहली बार, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाने का काम किया। वो मुख्यमंत्री जिसने अपने शासन काल में गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक की बात करूंगा, अपराधी चरित्र के लोगों को उसने एमएलसी, एमएलए, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने का काम किया। कहां से जीरो टॉलरेंस की बात चले? और आज उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में एक चीज, मैं बात को खत्म कर रहा हूं, आरएसएस के मोहन भागवत आज कहां है, जो कहते हैं लोगों को एकजुट होने की। मोहन भागवत से सवाल है कि खतरा किससे? मोहन भागवत जी आज बताइए 140 करोड़ लोगों को ये देश पूछना चाहता है कि किसके खिलाफ हमें एकजुट होना है। और एकजुट होने वाले नीलू जी एकजुट नहीं हो सकते, क्योंकि ये गरीबों के बच्चे, चाहे रामगोपाल मिश्रा हो, चाहे हरियाणा का आर्यन मिश्रा हो, और चाहे इसी उत्तर प्रदेश के कासगंज का चंदन गुप्ता है। आपको ख्याल होगा तिरंगा यात्रा में उसकी मां आज भी सिसक रही है गोरखपुर, वहां कासगंज से आकर के लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के दरबार में क्या क्या वादे किए गए थे, कुछ नहीं हुआ। मारे जाएंगे यही गरीब लोग, और इनका बेटा बीसीसीआई से नोट कमाएगा, बांग्लादेश पर राजनीति करेंगे, लेकिन बांग्लादेश से मैच का फायदा और माल कमाने का फायदा इनके बेटे करेंगे। डोभाल का लड़का क्या कर रहा है, सब कुछ सामने है। कहीं इनके लड़के अमेरिका में, यूके में, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा जाते हैं, तो पता चलता है कि मिस्टर अजय करके बिहार के जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो पता चलता है ट्वीट करते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित अगर नहीं सुधरेगा तो इनके उकसावे में आकर के, और वो सामान्य वर्ग के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं जो सवर्णों में जो गरीब हैं, अगर इनकी भाषा में, इनके इस पूरे तरह से इनके खतरनाक खेल में
अगर फंसने से बाज नहीं आएगा तो किसी भाजपा संघ के नेता और उसके पुत्र के ऊपर कोई खतरा नहीं है। इसी तरह कहीं चंदन गुप्ता मारा जाएगा, कहीं राम गोपाल मिश्रा मारे जाएंगे, कहीं आर्यन मिश्रा मारे जाएंगे, यही होता रहेगा। जी, ठीक है। अब मैं फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आऊंगी और थोड़ा संक्षेप में ओमकारेश्वर जी आपके पास कि अगर योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस अगर इस तरीके का काम कर रही है तो एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल एजेंडा उनका क्या है? क्या वो अपने आप को मोदी जी से बड़ा हिंदू हृदय सम्राट साबित करना चाह रहे हैं? क्या वो अपनी आरएसएस में और पैठ बढ़ाना चाह रहे हैं कि देखिए जो काम मोदी जी और शाह साहब नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं, या फिर वो अपनी सीएम की कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए सारा काम कर रहे हैं? क्या एजेंडा क्या है? बहुत संक्षेप में सर, उसके बाद फिर मनोज जी के पास आती हूँ। जी। आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल उठाया था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि वो अपने आप को हिंदुओं का सबसे ज्यादा कट्टर नेता घोषित कर सके। इसीलिए आपको याद होगा कि ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की चर्चा शुरू हुई कि सबको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। हलाल सर्टिफिकेशन को लेके भी सवाल इसीलिए खड़े किए जाते हैं। ये जितने भी सवाल खड़े किए जाते हैं, आप सोचिए कि जिस समय देश आजाद हुआ था तो भारत के मुसलमानों ने भारत की शासन व्यवस्था, भारत के संविधान, भारत के झंडे में यकीन रखा था, तभी तो इस देश में रुके थे वो। तभी तो वो वहां भारत के साथ रहने को तैयार हुए थे। आज आप उसको हर दिन उनके उस पे सवाल खड़ा करेंगे, उनकी वफादारी पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर, तो कैसा लगेगा? आप 80-20 का नारा देंगे, आप कटोगे और बटोगे का नारा देंगे। ये बताइए कि आज अगर पाकिस्तान से देश का की लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो क्या आप कहेंगे कि 80% अलग एकजुट हो जाओ और दूसरे 20% अलग एकजुट हो जाओ? और वो एकजुट होंगे तो किसके साथ जो एकजुट होंगे? आप कैसा नारा दे रहे हैं? आप राजनीति के लिए, वोट के लिए इस देश में क्या कर रहे हैं? खुलेआम कर रहे हैं। चुनाव में तो आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, मुजरा तक पहुंच गए और मंगलसूत्र और तमाम चीजें आपने लोकसभा में की और आपने देख लिया कि देश की जनता इस पे भरोसा नहीं करती है। भारत के लोगों में, उनके जीन्स में, उनके डीएनए में जो है वो लोकतंत्र है, भाईचारा है, तभी वो एक दूसरे के साथ मिलके आप जितना जहर बो रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो अब तो हर शहर में रोज दंगे होने चाहिए। लेकिन आप उससे बाज नहीं आते। आपकी किसी शासन व्यवस्था को ये नहीं समझ में आता कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चल रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। ये सांप्रदायिक जहर फैला रहा है। इसको रोकने के लिए सरकारों ने क्या किया है? कल को अगर यही काम कोई दूसरी पार्टी कर रही होती या किसी दूसरे तरीके से कर रहा होता, आज एक ट्वीट आपके खिलाफ आ जाता है तो आप लोगों को पकड़ लेते हो, उसके खिलाफ केस लाद देते हो। एक पत्रकार आपके खिलाफ कुछ लिख दे, तो आप तुरंत उसके खिलाफ 4 मुकदमे लाद देते हैं। आप इतने इतने असहिष्णु हैं और हर रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या फैला रही है, उस पर आपने क्या कदम उठाया है? ये एक बात है। तो जिस तरह से समाज में जहर फैलाया जा रहा है और अपमैनशिप की बात तो पार्टी में है ही, बीजेपी में ये चल रहा है कि कौन हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता। भाई हिंदुओं का नेता भी बनना है तो हिंदुओं का कुछ कल्याण कीजिए ना, कुछ जमीन पे काम करिए ना। हिंदुओं के लिए कौन सा आपने अलग काम कर दिया? आप हर रोज सवाल उठाते हो। 30 साल से सुन रहा हूं कि इस देश में 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं। आप 16 साल से सत्ता में है ना, 6 साल अटल जी का, 10 साल आपका। आप 1600 लोगों को आपने देश से निकाला है। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो। असम में बांग्लादेशी जहां से घुसते हैं, वहां आपकी सरकार है, बॉर्डर पर बीएसएफ आपके पास है। मैं रोहिंग्या जिनकी बात आप रोज उठाते हैं, रोज दूसरे दलों को गाली देते हैं। मणिपुर में जहां से रोहिंग्या चलते हैं, वहां आपकी सरकार है। पूरे समूचे पूर्वोत्तर में आपकी सरकार है। दिल्ली तक जो है, यहाँ पहुंचते पहुंचते आपकी अपनी व्यवस्था रोक नहीं पाती और इसका आरोप लगाते हैं अन्य दलों पर। इसी तरह तमाम जो चीज देखेंगे आप, हिंदू बांग्लादेश में हिंदुओं की चर्चा बड़ी हो रही है। अभी हाल में भी मोहन भागवत जी ने सवाल उठाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में आप वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए चिंतित हैं और इस तरीके से चिंतित हैं हिंदू मुसलमान करके? अभी दुबई में और मिडिल ईस्ट में जो मंदिर की स्थापना हुई, वहां के शेखों ने मंदिर की स्थापना की, प्रधानमंत्री वहां गए, वहां पर अगर हमले होने लगे आपके मंदिर पर, तब क्या होगा?
तो इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए। आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा। आपको देश की नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और तब आप ऐसा काम कीजिए। दरअसल दिक्कत ये है कि सरकार के सारे नारे, बीजेपी सरकार के सारे नारे फेल हो चुके हैं, खोखले साबित हो चुके हैं, झूठे साबित हो चुके हैं। इसलिए उनके पास सिवाय इसके कि हिंदू मुसलमान करो कुछ बचता नहीं है। देश से कितने जी। लोग छोड़ के जा रहे हैं पिछले 10 सालों में। विदेश जाने वाले लोगों का आंकड़ा देखिए कि 12 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ के गए हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? उसी तरह से 55 लाख करोड़ का जो विदेशी कर्जा था 2014-15 में, वो बढ़ के जी, 255 लाख कैसे पहुंच गया? 4 गुना ज्यादा हो गया। बिल्कुल, एफडीआई की बिल्कुल। स्थिति आप चेक करिए। एफडीआई जो $45 बिलियन था, उसको मोदी जी का इतना जलवा है तो उसको 4 गुना 6 गुना हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि 4 गुना कम हो जाना चाहिए। पिछले महीने में वो मात्र $10 बिलियन रह गया। तो आप कर क्या रहे हैं? व्यवस्था, आपकी व्यवस्था इतनी है कि आज भी रेल दुर्घटना हुई है, हर रोज हो नहीं, रही है। कौन सी हाँ, नहीं सुरक्षा जो प्रदान कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, आपने सारे तथ्य रखे, लेकिन सवाल ये है और संक्षेप में जवाब चाहूँगी मनोज जी और संजीव से। मनोज जी, आपके पास आती हूँ कि आज मोदी जी और शाह साहब योगी के आगे इतने ज़्यादा बेबस क्यों हो गए हैं? अगर योगी इस तरीके का ठोकतंत्र उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, तो इसका नुकसान तो बीजेपी को ही हो रहा है ना? और आज ये चीज़ पर लगाम क्यों नहीं कस पा रहे हैं मोदी और शाह साहब? क्या योगी उनके हाथ से बाहर निकल चुके हैं या फिर योगी ने ये कह दिया कि खबरदार मेरे राज्य में तुम लोग आना? क्या इस तरीके का कुछ चल रहा है? जी देखिए मनोज नीलू जी। जी, आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही करोड़ों रुपए का सवाल है। इस देश का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी सवाल पे टिका हुआ है। कोई बेबस नहीं है। दिस इज पैटर्न ऑफ आरएसएस। ये आरएसएस का पैटर्न है। याद करिए, जब ये देश मुझे इतना, चूंकि मेरी उम्र कम थी उस वक्त, लेकिन हमारे साथ पैनल में लोग हैं, अगर उस वक्त जानते हो कि 90 के दशक में जब देश बड़ी समस्याओं से गुजर रहा था और सरकारें भी अस्थिर सरकारें हुआ करती थी, कभी इनके साथ गठबंधन के साथ, और इस तरह पूरी तरीके से उथल पुथल थी। राजीव गांधी जी भी इस दुनिया में उसी दौरान चले गए, तो बड़ी सारी स्थितियां थी। लेकिन जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई और इसके बाद एक पूरा पैटर्न चला, तो आरएसएस ने वहीं से पूरा एक पैटर्न बना लिया कि कैसे इस देश को अस्थिर करना है। पहले अयोध्या में बाबरी विध्वंस किया और एक नेता आए उभर कर, आप लोग कह सकते हैं कि वो बड़े सज्जन नेता थे, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि वो आरएसएस, जो कहते नहीं हम लोग वो पिक्चरों में देखते हैं कठपुतली कैसे चलती है, आरएसएस ही न चाहती है सब कुछ। वो कोई कट्टर हो या बड़ा सॉफ्ट हो, लेकिन वो फेसिंग करते हैं। याद करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में भाषण दिया और अगले दिन अयोध्या में मतलब किस तरीके से पूरा विध्वंस कर दिया गया, और उसके बाद पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मंदिर तोड़े गए। आपको ये बात मेरे ख्याल से पांडे जी मेरी बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि उस वक्त के दौर में पूरे देश में दुनिया में मंदिर तोड़े गए। अभी एक मंदिर का जिक्र हुआ कि वहां के मुसलमानों ने मंदिर बनवाया, सिर्फ एक गलत डिसीजन से। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि नहीं होगा, तो कौन पैदा हुआ नेता इनका? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर जब उनका दौर खत्म होने लगा, तो आपने देखा होगा जब उनका दौर खत्म हो रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक टकराहट सी आई। जब उन्होंने बताया कि आपका राजधर्म क्या है, तो उन्होंने प्रेस के सामने कह दिया मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूं, मतलब उसको टकराहट कहते हैं। फिर वहां से आरएसएस चूंकि इशारा कर चुका था, और फिर नरेंद्र मोदी ने कैसे गोधरा के बाद किस तरीके से एक चेहरा बने, और वहां छोटी प्रयोगशाला करके फिर देश की प्रयोगशाला में पॉलिटिक्स में उनका पदार्पण आरएसएस ने किया। अब ठीक वैसे ही योगी आदित्यनाथ को आरएसएस तैयार करना चाह रही, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और ठीक वैसे ही तो जो संगठन नफरत से, हत्या से, दंगा से नेता पैदा करता हो, आप समझ सकते हो कितना खतरनाक होगा। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन खत्म करते करते जरूर नीलू जी ये बात कहूंगा, इस देश को बहुत ही खतरनाक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है आरएसएस ने। पांडे जी हैं, मैं हूं, और हमारे साथ संदीप सिंह जी हैं, आप हैं, हम सभी लोग इस देश में रहते हैं,
और ये सोच के रहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो सेफ है, कोई अराजकता नहीं होगी और हमारी अगर हम बाहर हैं तो मेरा परिवार सुरक्षित है। लेकिन जो बुना जा रहा है, उसमें कल को भारत में कोई सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। आप किसी एक धर्म पे कितना आप अत्याचार कर दोगे? हो सकता है एक दिन उनका सब्र का बाँध टूट जाए, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि एक इंसान तब तक शांत रहता है। आपने देखा होगा बड़ी सारी कहानियों में कि एक इंसान जो बहुत सीधा होता है, बहुत सब्र करता है और जब उसके सर के ऊपर पानी आ जाता है तो वही कुख्यात व्यक्ति बन जा सकता है। फूलन देवी उसका उदाहरण है कि एक महिला जो गाँव की थी जिसको कुछ नहीं आता था, उसके साथ अत्याचार हुआ तो उसने वो हथियार उठा लिया और इस तरह की पूरी दुनिया में कई सारी घटनाएँ आपको मिलेंगी। तो जिस तरीके से इस देश को अस्थिर सत्ता के लिए किया जा रहा है या कोई ऐसा रिएक्शन हो मैं कहीं नहीं रोक रहा हूं सरकार को, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही है, जबरदस्ती वो सारी चीजें सामने लाकर इस देश को अस्थिर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सत्ता बनी रहे, नैरेटिव सेट हो जाए। जी नीलू जी। ठीक है। संजीव जी, अंत में क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सा लगता है इन चीज़ों को, लेकिन अब ये समाज में ऐसा हो रहा है और बिल्कुल एक एक्सट्रीम पर चीज़ें पहुँच गई हैं, लेकिन ना योगी को समझ में आता है, ना मोदी जी को समझ में आ रहा है, ना शाह साहब को समझ में आ रहा है और हर चीज़ को होने दिया जा रहा है कि ठीक है, समाज को और झुलसने दो। क्या कहेंगे अंत में इस तरीके की वारदात जो लगातार हो रही है, जिसका एक पैटर्न बन चुका है? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। देखिए नीलू जी, मैंने बिल्कुल संक्षेप में। देखिए नीलू जी, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में मैंने कहा कि ये संघ की आइडियोलॉजी पे पूरे देश को कैसे जलाना है, भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है और उसमें एक तुरुप का पत्ता है योगी आदित्यनाथ आज के समय में। इसलिए मैंने शुरुआत में ही की एक छोटी सी घटना से शुरुआत इस बात को करता हूं। एक तरफ तो कहा जाता है कि साहब हमारे यूक्रेन और रसिया का युद्ध बंद करा दिए थे और पता चलता है कि उसी गुजरात की जेल में लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी सीधे धमकियां दे रहा है और महाराष्ट्र के एक जाने माने विधायक की बाबा सिद्दीकी की हत्या करा दे रहा है। मध्य प्रदेश से एक उत्तर प्रदेश के अपराधी को लाया जाता है, विकास दुबे को उसकी गाड़ी पलट जाती है। तो ये इस नैरेटिव को समझिए कि वो नैरेटिव संघ के आधार पे बिश्नोई जैसे अपराधियों को कैसे पाला जा रहा है। और नीलू जी, जो गाने ये बजे हैं बाराबंकी में, बहराइच में, आपको अच्छी तरह ख्याल होगा क्योंकि मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का छात्र रहा हूं। एग्जैक्टली यही काम हिटलर किया करता था। उसके समय भी यहूदियों को मारने के लिए ऐसे गाने बजाए जाते थे और जब भीड़ में उन्मादी भीड़ चलती थी तो वो इसी तरह होता था जैसे आज बहराइच में हुआ। और अंत में बात खत्म करना चाहता हूं, समय कम है आपके पास भी, पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे जो साथी हैं तो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उन अपने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो हमारे मित्र हैं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि देश उनका भी है। और 4 लाइन में कहूंगा कि देखिए, जो सांप्रदायिकता की राजनीति नीलू जी होती है ना, नफरत की राजनीति उस भूखी भैंस की तरह होती है जो समाज का पूरा भाईचारा खा जाती है। और वो नफरती भूखी भैंस आरएसएस है जो इस समाज के पूरे भाईचारा को खाने जा रही है। हम यही चलता रहा नीलू जी तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना, नेपाल तक हमें वो तवज्जो नहीं दे रहा, उससे भी छोटा देश है मालदीव, आपने देखा क्या किया, बांग्लादेश, सारे श्रीलंका, अगल बगल आप अकेले पड़ते जा रहे हो। और इसलिए केवल और केवल आरएसएस ये चाहता है कि हिंदू के नाम पे देश की सत्ता पाई जाए, प्रदेश की सत्ता पाई जाए और पूरे देश चाहे जल जाए लेकिन हमारी सत्ता चले। और इसी के चलते हुए ऐसे तमाम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी पैदा होते रहेंगे और गरीबों के बच्चे चाहे हिंदू है मुसलमान, ऐसे ही किसी दंगे में, किसी रामनवमी के जुलूस में, किसी 12 वफात के जुलूस में मारे जाएंगे। हमें उस समाज को सजग करना है, इसलिए क्योंकि हम लोकतंत्र संविधान बचाने वाले लोग हैं। एक चीज खत्म कर दे रहा हूं, ये जो 400 पार 370 पार वाले लोग थे जिनको जनता ने 240 पे हार दिखाई नीलू जी, एक छोटा सा नमूना है जो बैसाखी पे टिकी सरकार है। ये सरकार बैसाखी पे आते हुए इसने क्या किया जानते हैं? 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया है कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल थी, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसको हटा दिया
आप सोचिए अगर ये सत्ता में पूर्ण बहुमत से आते तो नीलू जी, हम, मनोज यादव जी, माननीय पांडे जी ऐसे बैठ के बात न कर पाते, या तो बिल्कुल। सलाखों के पीछे होते या शायद हमारी मुंह सिल दिए गए। सही कह रहे हैं। हाँ, पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, बोलिए। हाँ, बहुत संक्षेप में सर। हाँ, इसलिए कि पिछले आधे घंटे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने देश के, प्रदेश के किसी भी वर्ग के कल्याण पे चर्चा नहीं की, रोजगार पे नहीं की, महँगाई पे नहीं की। इसलिए नहीं की कि ऐसे मुद्दे दे दिए जाते हैं कि आप उससे उलझे रहें और हमसे ये ना पूछें कि आपने देश की जनता की भलाई के लिए क्या किया। तो ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं राजनीतिक दलों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि आपको भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ मुकाबला करना है, उसके लिए आज भी आपकी तैयारियां बड़ी कमजोर नजर आती हैं। आज भी आप उस लेवल पे ना तो आप थिंक टैंक बनाते हो, ना आप डिजिटल पे उनका मुकाबला कर रहे हो, ना इश्यूज पे कोई रिसर्च होता है। कोई तैयारी नहीं दिखती मुझे किसी स्तर पर। स्ट्रक्चरल लेवल पे भी सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं लगभग, वो हाईकमांड सेंट्रिक जो है उनका अप्रोच है। जहां दूसरी पार्टी 10-10 जो है बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को तैयार करती है, उसकी बाकायदा लिस्टिंग करती है, एक्सेल शीट बनाती है, संगठन के स्तर पर काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है तीसरी और आखिरी बात कि जो डिसाइसिव मुद्दे हैं, वहां पर अपोजिशन पार्टीज जो हैं, वो एकजुट होके डिसाइसिव लड़ाई करती हुई नजर नहीं आती हैं कि भाई तय कर लिया मैंने कि ईवीएम के बगैर चुनाव होगा, चाहे चुनाव हो ना हो, हम पार्टिसिपेट करें या ना करें, हम ईवीएम नहीं मानते। ये नहीं हो रहा है। बिल्कुल। हम तय नहीं करते कि हाँ, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे कि ये क्या था, क्या है, क्या नहीं है, हम नहीं मानने वाले। आप नहीं करेंगे ये जो सेबी और बुच का मामला और जो उसका कई ऐसे मसले हैं जो डिसाइसिव हैं। एडीआर ने जो रिपोर्ट फाइल की जिसमें 79 सीटों के उसमें वोटिंग पैटर्न में डिफरेंस दिखाया और साफ-साफ पता चल रहा था कि ये गलत हुआ है। आप पिछले लोकसभा चुनाव को भी देखिए और हरियाणा को भी देखिए। हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं 61.5% की वोटिंग हुई है जिस दिन वोटिंग हुई 5 तारीख को, बिल्कुल, और 2 दिन बाद आप कहते हैं 67% हुई। इस पे लड़ाई कौन लड़ेगा? इस पे आम हुँ, जनता तो लड़ाई लड़ नहीं सकती, इसमें पॉलिटिकल यस, पार्टीज को ही लड़ना होगा। लेकिन वो बिल्कुल, बिल्कुल। डिसाइसिव लड़ाई लड़ते हुए नजर नहीं आते। नहीं, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिशन पार्टीज़ की है। अब उसमें वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे समन्वय बनाएँगे कि कॉमन इश्यूज़ पर भी उसी तरह से लड़े ज ज जितनी दमखम से बीजेपी लड़ती है। आपने अच्छा पॉइंट मेंशन किया पांडे जी। बट अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर्टिकुलर केस में भी होता है और अब योगी जी और अब आगे ज़्यादा और क्या करते हैं और क्या कुछ करती है केंद्र सरकार। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। पांडे जी, संजीव जी, मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद।